friends, myself Abhishek Paliwal and you are watching Life Reality और Illusion। मैं लेके आया हूँ थर्मल फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स का एक लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे उन फॉर्मूलाज की जिसके ऊपर थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लर्न करने योग्य फॉर्मूला है ये वाला। ये एक रिलेशन है अलग अलग मतलब टेम्परेचर स्केल के टेम्परेचर के बीच में, जिससे हम एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है और आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर क्या होगा, या फिर आपको केल्विन स्केल में टेम्परेचर गिवन है और आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट स्केल में वो टेम्परेचर क्या होगा, तो सबको इंटर कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में जो ये वाला डिग्री सेल्सियस है वो कोई आपको गिवन टेम्परेचर होगा, उसमें से हम पहले घटाएंगे किसको, वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को। यहाँ पे आप ध्यान दें कि डिग्री सेल्सियस में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल में 32 फ़ारेनहाइट आपकी फ्रीजिंग पॉइंट है और 212 फ़ारेनहाइट आपके बॉइलिंग पॉइंट है। केल्विन स्केल में 273 केल्विन आपके फ्रीजिंग पॉइंट है और 373 केल्विन आपके बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये वाली चीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। और अगर हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में डायरेक्ट रिलेशन काट छाट करके निकालें तो आएगा डिग्री सेल्सियस बाय 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। और डिग्री सेल्सियस में जो चेंज है, यानी कि आपसे कहा जाए कि अगर हमने कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है और उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस स्केल में डेल्टा सी गिवन है, तो उस डेल्टा फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर का इंक्रीज कितना बताएगा, यानी कि डेल्टा एफ आपको कैलकुलेट करना है तो वो आएगा 9/5 इंटू डेल्टा सी। तो ये वाला कन्वर्जन भी आपको ध्यान रखना है। तो डेल्टा सी बाई 100 यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल अपॉन 180 इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 होगा, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बटा 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन अपर फ्रीजिंग पॉइंट, अपर पॉइंट यानी कि ये वाला है आपके बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं और ये वाला हो गया मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा है थर्मल एक्सपेंशन। रीजन क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन का, अनसिमेट्रिकल शेप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व जब हम बनाते हैं तो उसका शेप कुछ अनसिमेट्रिक आपके पास में आता है, कुछ से उसका जो शेप है वो अनसिमेट्रिकल होता है और उसी अनसिमेट्रिकल शेप के कारण हमारे पास में थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सॉलिड्स में तो लीनियर एक्सपेंशन होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, यहाँ पे अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है। एरियल एक्सपेंशन डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा, बीटा इज इक्वल टू एरियल एक्सटेंशन कांस्टेंट या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तीसरा होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा थीटा, गामा इज इक्वल टू आयतनीय प्रसार गुणांक। यहाँ पे हमने बात की अल्फा बीटा गामा में आपके पास अल्फा और बीटा और गामा का जो रेशियो है 1:2:3 किसके लिए, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए हम बात कर रहे हैं। आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए यानी कि किसकी बात करें, अक्रिस्टलीय ठोसों की। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समरूपीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी डायमेंशन से जाएं तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है हर डायमेंशन में हम उनको सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे अगर आपका जो अल्फा है या फिर जो बीटा है या फिर जो गामा है वो वेरिएबल है विथ टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मली आपके अल्फा बीटा तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रहते, लेकिन जो गामा है वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आपका जो अल्फा बीटा या गामा टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो वहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना है उस केस में हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अगर हम लीनियर एक्सपेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डी टी। अल्फा आपको वैल्यू, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अगर वेरिएबल टेम्परेचर के साथ में हो। बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सबसे पहला एप्लीकेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। बाई मेटेलिक स्ट्रिप आपके पास में दो अलग अलग डिफरेंट मेटल की बनी हुई स्ट्रिप होती है, जिसमें एक का जो अल्फा है, अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक दूसरे से ज्यादा है। मान लिया यहाँ पे ये वाला जो मेटल है इसका अल्फा 1 है और यहाँ पे अल्फा 2 है, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो आपको ध्यान रखना है बेंडिंग किस और होगी,
अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसकी इन लेंथ में इंक्रीज भी ज़्यादा होगा। और आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्रिप में दोनों ही मेटल का है वो आपस में बेल्ट किए हुए टाइटली, तो अलग तो हो नहीं सकते। बाहर वाले में एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ है अल्फा 1 वाले में, और अल्फा 2 में एक्सपेंशन कम हुआ है, तो ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो आपको किस टाइप से इनकी जो घुमाव है वो कैसा होगा वो आपको ध्यान देना है। नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है अल्फा की वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 दे के कि किस तरफ बेंडिंग होगी वो आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, सेकेंड थिंग यहाँ पे है, यहाँ पे रबर का यूज़ करूँगा, कुछ यहाँ पे हिडन थिंग है कि स्केल रीडिंग। सेकेंड जो पैरामीटर है आपके पास में वो है स्केल रीडिंग, या सेकेंड यूज जिसको हम कह सकते हैं वो है आपके स्केल रीडिंग। स्केल रीडिंग में क्या होता है कि हमारे पास में मान लिया कोई स्केल है जिससे हम स्केल, कोई भी स्केल अगर हमारे पास में बनाई जाती है तो उसका एक गिवन टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो एकदम परफेक्ट वैल्यू दे देती है। अगर हम उस टेम्परेचर उस गिवन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो, और अगर टेम्परेचर उस गिवन टेम्परेचर से कम होता है तो जो रीडिंग है वो डिफरेंट आती है, क्योंकि स्केल या तो एक्सपेंड कर जाती है या कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इस दोनों ही केसेस में जो स्केल की रीडिंग है वो इनकरेक्ट आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्केल की लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर स्केल की लेंथ बढ़ी, मान लिया ये तो स्केल है और दूसरी हमारे पास में ये एक रॉड है, ठीक है। रॉड उस सेम टेम्परेचर पे नहीं है, हमने स्केल का ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, रॉड का नहीं किया, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए स्केल है आपके पास में, इसके ऊपर यहाँ पे ये 0 है और मान लिया यहाँ पे ये 100 माप रही है। और अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे इस रॉड की, इसने लेंथ मापी है कितनी, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 100 सेंटीमीटर इसकी एक्यूरेट लेंथ है, बिकॉज जो स्केल हमने बनाई है वो एट रूम टेम्परेचर पे वर्क करने के लिए ही बनाई है। लेकिन अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, किसका, हम बात करें स्केल का, स्केल का टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो स्केल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, स्केल की लंबाई बढ़ जाएगी, मतलब ये 0 और 100 का बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम अगर हम मेज़र करेंगे इस रॉड की लेंथ तो मान लिया वो लेंथ आएगी 80, मतलब कि जो हमने यहाँ पे स्केल की जो रीडिंग हमारे पास में जो आएगी वो इस टाइम क्या आएगी, कम आएगी। यानी कि 100 इसकी ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन इसने हाई टेम्परेचर पे कैलकुलेट कितनी की, 80 कैलकुलेट की। और हमें कैसे क्या निकालना है, हाई टेम्परेचर पे एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, LR1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और उसी प्रकार आपके टेम्परेचर कम करेंगे तो यहाँ पे जो ये वाली स्केल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और यहाँ पे 120 आ जाएगा, तो ये जो लेंथ मापेगी वो आएगा 120, यानी कि लेंथ ज़्यादा मापेगी, एक्चुअल लेंथ आएगी LR1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। स्केल की लेंथ बढ़ जाने के कारण ली गई रीडिंग की वैल्यू कम आएगी। स्केल की लेंथ क्या हो जाएगी, कम, रीडिंग की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से अधिक, ठीक। फिर हमारे पास में है सिंपल पेंडुलम। उसके लिए आपको पता है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो है 2π√L/g, यानी कि टाइम पीरियड L पे डिपेंड करता है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए कोई मेटेलिक वायर है और उसका जो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लेंथ बढ़ गई तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ भी बढ़ गई, और तो उसके कारण टाइम पीरियड भी बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब एक ऑसिलेशन में या एक रोटेशन में या एक ऑसिलेशन कह दो या एक चक्र में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। टाइम ज़्यादा हो गया मतलब क्लॉक कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्लॉक स्लो हो जाएगी। और आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा, टाइम लैग कैलकुलेट करवाया जाएगा। तो आपको कहा गया कि एक टेम्परेचर, एक स्केल है या फिर एक पेंडुलम है जिसकी जो, या पेंडुलम घड़ी है जिसकी वायर का जो अल्फा है वो ये गिवन है, और इसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया गया है, इसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया गया है। तो एक गिवन टाइम के अंदर, मान लिया 12 घंटा के अंदर इस वॉच के द्वारा कितना टाइम लैग कर दिया जाएगा वो आपको बताना है। तो डेल्टा टी बाई टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, ठीक। फिर अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लॉक कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। डेल्टा टी बाई टी इंटू टी, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, यहाँ पे क्या होगा, टाइम का गेन होगा। कितना टाइम गेन होगा वो आपसे पूछा जाएगा। फिर थर्मल स्ट्रेस क्या है, डेफिनेशन और जो इसकी फीलिंग है वो आप अपनी नोटबुक से लें। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो ओनली डिज़ाइन किया गया है फॉर्मूला के लिए। तो थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा। थर्मल स्ट्रेस, सॉरी, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पे अगर हम बात करें थर्मल स्ट्रेस की तो उसको हम कह रहे हैं फोर्स की फॉर्म में। थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे है फोर्स, सॉरी,
मैं खुद कंफ्यूज हो गया नहीं। हाँ देखो, ध्यान दो एक मिनट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करें किसी भी विकृति की, विकृति क्या होती है, जैसे कि हम यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात करते हैं तो होता है आपके स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, होता है। और अगर हम बात करें स्ट्रेन की, स्ट्रेन क्या है यहाँ पे, ये क्या स्ट्रेस है और ये क्या है स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, यानी कि अगर हमने यानी टेम्परेचर में चेंज डेल्टा थीटा किया और उस रॉड का जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो अल्फा है, तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा टेम्परेचर इंक्रीज के कारण उसको हम कहेंगे थर्मल स्ट्रेन, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा डेल्टा थीटा। तो अगर हमें निकालना है स्ट्रेस कौन सा, किसके कारण, टेम्परेचर इंक्रीज के कारण, तो उसको हम कहेंगे थर्मल स्ट्रेस, और उसकी वैल्यू आएगी वाई इंटू स्ट्रेन। तो वाई क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक है, तो वाई इंटू अल्फा डेल्टा थीटा ये आएगा थर्मल स्ट्रेस। तो ये वाली पॉइंट थोड़ा सा मैंने जहाँ से भी लिखा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखें, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा। और अगर आपको पूछा जाए फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा वॉल, यानी वो आएगा आपके वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। फिर थर्मल एक्सपांशन ऑफ अ लिक्विड इन कंटेनर, एक कंटेनर में हम लिक्विड को रखा हुआ है, ये कंटेनर है, इसमें हमने इस लिक्विड को रखा है, इस लिक्विड का कंटेनर के सापेक्ष वॉल्यूम में कितना चेंज होगा वो आपको निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेसल। तो डेल्टा V इज इक्वल टू वी नॉट गामा एपरेंट इंटू डेल्टा थीटा। गामा एपरेंट हम कैलकुलेट करेंगे गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, और हमने पहले ही बात की है कि गामा सॉलिड इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा, तो यहाँ पे 3 अल्फा सॉलिड का भी पॉइंट यूज किया जा सकता है। हमने हमने बात की टेम्परेचर स्केल की, उसके बाद में हमने बात की थर्मल एक्सपेंशन की। हम बात करते हैं फिर anomalous pH expansion of water. Water has maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस। यदि टेम्परेचर को 4 डिग्री से कम किया जाए या फिर बढ़ाया जाए तो दोनों केसेस में वाटर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा और डेंसिटी में कमी आएगी। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। अगर हम रबर को हीट करेंगे तो रबर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रीजन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ट्रांसवर्स जो वाइब्रेशन है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन वो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की तुलना में अधिक बढ़ते हैं रबर के केस में, इसलिए रबर कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो कोल्ड कंट्रीज होती है उनमें जो वाटर है फ्रीज करने के कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसके कारण पाइपलाइंस फट जाती है। फिर हम पहुंचे थर्मल एक्सपेंशन को कंप्लीट करते हुए कैलोरीमेट्री पे। कैलोरीमेट्री में हमारे पास में है स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा अपॉन एमएस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, यूनिट है जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन पर ग्राम। मोलर स्पेसिफिक हीट है, इसको हम कह सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अप डेल्टा, सॉरी कुछ गड़बड़ बोल गया क्या, हाँ डेल्टा थीटा नहीं है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू specific heat, sorry, molar heat capacity। हीट कैपेसिटी में हमने पहले जो बोला उसके लिए सॉरी, वापस से बात करते हैं। कैलोरीमेट्री में हमने पढ़ना है स्पेसिफिक हीट और उसके बाद में हमने पढ़ना है मोलर हीट कैपेसिटी या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब हुआ कि किसी 1 ग्राम पदार्थ को टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है डेल्टा थीटा तो उसके लिए जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, यानी कि जूल पर केल्विन पर ग्राम। मोलर हीट कैपेसिटी या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट, उसको हम कह सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी, यानी कि C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि किसी गिवन मोल यानी कि 1 मोल पदार्थ का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी मेरे को रिक्वायर्ड होगी उसको मैं कहूँगा मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा थीटा। मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में जो रिलेशन है वो है C इज इक्वल टू एम डब्ल्यू इंटू एस। C के 2 टाइप है, या तो पूरा कांस्टेंट प्रेशर पे हो सकता है या कांस्टेंट आयतन पे हो सकता है, जिसको हम CV या फिर CP कह सकते हैं। डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा क्यू यानी कि हम कह सकते हैं कि नियत आयतन पर जितनी ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है या ऊर्जा जो भी दी गई है वो होगी NCV डेल्टा टी, और ऊर्जा में परिवर्तन नियतता वो होगा NCP डेल्टा टी।
आपके पास में मेयर्स इक्वेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, लेकिन आपको क्या पॉइंट ध्यान देने हैं? पहला पॉइंट कि ये 1 मोल के लिए होनी चाहिए, मतलब कि मोलर स्पेसिफिक हीट हो और इनका जो मात्रक है वो जूल में हो। कैलोरी में हो तो यहाँ पे फिर J का फैक्टर आएगा, हमें J का जो नियतांक है उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास में 1 ग्राम के लिए हो तो वहाँ पे आपके पास Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई mw मोलिकुलर वेट का यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर 1 ग्राम। ठीक, फिर आपको पता है Cv इज इक्वल टू F बाई 2R एंड Cp इज इक्वल टू F बाई 2 प्लस 1R, जो कि आपके यहाँ पे जो F है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। Cv इज इक्वल टू F बाई 2R एंड Cp इज इक्वल टू F बाई 2 प्लस 1 इंटू R। Cp अपॉन Cv का रेशियो होता है विशिष्ट अनुपात, इसको हम कहते हैं गामा या फिर पॉइसन्स रेशियो भी इसको कहा जाता है, वो होता है 1+2/f। फिर Cv का गामा के पदों में अगर हम लिखें तो वो आएगा R अपॉन गामा माइनस 1 और Cp होगा गामा R अपॉन गामा माइनस 1। गामा को अगर हम Cv के टर्म में लिखें तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन Cv। ये वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें गामा मिक्स निकालना है तो उस केस में हम Cv मिक्स निकाल के फिर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। लेटेंट हीट क्या है कि अगर हमें फेज चेंज करवानी है किसी सब्सटेंस की, मान लिया आपके पास में एक सब्सटेंस है जिसका m मास आपके पास में है और उसका आपको जैसे कि अभी ये सॉलिड फेज में है, इसको आपको लिक्विड में चेंज करना है। ठीक है, अभी ये सॉलिड में है, इसको आपको लिक्विड में चेंज करना है, तो वहाँ पे आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लिया इसका टेम्परेचर है वाटर ही है और मतलब कह लो ये आइसी है। अगर मैं बात करूँ कि जो आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस गिवन है वो है आइस, ठीक है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें चेंज करना है उतनी ही अमाउंट के वाटर में, लेकिन टेम्परेचर रहना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर मेरे को इतनी हीट चाहिए होगी उसका वैल्यू होगा m इंटू n, जहाँ पे l क्या होगी? लेटेंट हीट। Q इज इक्वल टू ml, l इज इक्वल टू Q बाय m। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है, और आपको ध्यान रखना है अवस्था परिवर्तन हमेशा समतापीय प्रोसेस होता है। यानी कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रह रहा है। वेपराइजेशन के लिए LV की वैल्यू होगी लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम, और आपके पास लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। Cv mix is equal to N1 Cv1 plus N2 Cv2 plus N Cvn upon N1 plus N2 plus Nn। Cp mix भी इसी तरह से निकाल सकते हो, लेकिन मोर कन्वीनियंट मेथड है कि आप Cv mix से ही इसको कैलकुलेट करो। पहले आप Cv mix निकालो, उसके बाद में उसमें R को जोड़ दो तो आपको मिलेगा Cp mix। गामा मिक्स निकालना है तो 1 प्लस R अपॉन Cv मिक्स, मतलब पहले Cv मिक्स निकालो और यहाँ पे Cv मिक्स की वैल्यू पुट कर दो, फिर से आपको मिल जाएगा गामा मिक्स। हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता होती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, इसको हम कहते हैं ऊष्माधारिता। जल तुल्यांक होता है मास ऑफ वाटर whose heat capacity is equal to heat capacity of the given body। यानी कि आपके पास एक गिवन बॉडी है जिसका मास है m और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी है s। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने इसको कुछ एनर्जी दी, कितनी? Q एनर्जी दी, जिससे इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा चेंज हो गया। तो उतना हमारे पास एक वाटर का ऐसा मास है, मान लिया कैपिटल M मास है, इसको हमने इतनी कितनी एनर्जी दी और इसका भी टेम्परेचर आपके डेल्टा थीटा ही चेंज हो, तो वो वाटर का मास जिसको समान ऊर्जा देने पे तापमान में परिवर्तन भी समान रहे, तो वो मास आपके क्या कहलाएगा? जल तुल्यांक। इसकी यूनिट आती है ग्राम में। फिर कैलोरीमेट्री का एक इंपॉर्टेंट रूल है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। यानी कि हॉट बॉडी है वो हीट लूज करेगी और जो कोल्ड बॉडी है वो हीट गेन करेगी। अगर हमने बात की कि n द्रव्य है जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, θ1, θ2, θ3, θn, तो इन सबको मिक्स किया, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग अलग है, तो इन सब का जो थीटा मिक्स आएगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने है कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें A है, इसका मास m है, एक लिक्विड B भरा हुआ है जिसका मास m है, और C भरा हुआ इसका भी मास m है। इसका टेम्परेचर इनिशियली 12 है, इसका टेम्परेचर 19 है और इसका टेम्परेचर 28 है। हमने A और B को मिक्स किया तो थीटा मिक्स आया 16 डिग्री सेल्सियस, B और C को मिक्स किया तो थीटा मिक्स आया 23 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा है कि अगर हम A और C को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास थीटा मिक्स क्या आएगा।
इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हिंट दें। हिंट देखेंगे सबसे पहले तो हम क्या करना है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, कैलोरीमेट्री का एक सिंपल सा प्रिंसिपल, लेकिन हर जगह ये काम आता है। ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमको यूज करते हुए एस ए यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सी कैलकुलेट करनी है, किसकी टर्म में, एस बी की टर्म में। फिर इन दोनों को सॉल्व करके हम थीटा मिक्स निकाल सकते हैं, आंसर आपके पास ही आएगा। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वापस ले रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको बाद में अटेम्प्ट करें और मैच करें कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। हो सका तो मैं यहाँ पे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास में 1 ग्राम हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पे बेस वो वाला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका होमवर्क समझो आप, इसको आप अपने आप सॉल्व करें और आंसर नीचे गिवन है उससे मैच कर लें। हीटिंग कर्व इफ पावर कांस्टेंट, यानी कि हीटिंग कर्व अगर हम बात करें कि आपके पास में यहाँ पे एक सब्सटेंस, एक बॉडी है, इसको हमने बर्नर के ऊपर रख के हीट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है कि हम हीट कर रहे हैं, उस दौरान रेट ऑफ हीट गिवन यानी कि पावर कांस्टेंट। तो उस केस में हमारे पास वाटर के लिए हमारे पास पहले तो आपके पास आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, फिर हमने इसको हीट किया, या फिर ये केल्विन स्केल में है, ये वाला जो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो केल्विन स्केल में, तो 0 केल्विन पे आइस है, फिर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आइस सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद में क्या हुआ, ये मेल्ट हुआ, उसके बाद में फिर इसने और हीट एब्जॉर्व की, इसका टेम्परेचर बढ़ा 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक पहुंचा, फिर वाटर का बॉइलिंग हुआ, फिर बॉइलिंग के बाद में वेपर बनी, वेपर का भी टेम्परेचर आगे बढ़ता गया। आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जो स्लोप है ग्राफ का, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है और ये वाला जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वो tan थीटा के इक्वल होता है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, यानी कि स्लोप जितना ज्यादा होगा हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही कम होगी, स्लोप जितना ज्यादा होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। और लेटेंट हीट की बात करें तो वो हम डिफाइन करेंगे मेल्टिंग के केस में और बॉइलिंग के केस में, कि ये वाला जो T1 और T2 का डिफरेंस है, T3 और T4 का डिफरेंस यानी कि डेल्टा T और लेटेंट हीट डेल्टा T के समानुपाती होती है। मतलब कि अगर हम बात करें बॉइलिंग के केस में तो ये वाला जो गैप है इस वाले गैप से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि T4 माइनस T3 इज ग्रेटर देन T2 माइनस T1। हम कह रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने बात कर ली है, हमने आज के लेक्चर में बात की है थर्मल फिजिक्स में थर्मल स्केल और थर्मल एक्सपेंशन की, उसके बाद में हमने बात की कैलोरीमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स की, और उसके बाद में हम कल बात करेंगे हीट ट्रांसफर की। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में सर्कुलेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।